अच्छा, तो मैं उस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था। इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला mx2 + nx1/m+n है। और इसी का y का पॉइंट निकालेंगे तो my2 + ny1/m+n है। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं इंटरनल डिवीजन से। अगर यही पॉइंट सेंटर में आ जाए ना, जैसे कि यहाँ पे आ गया, तो ये मिड पॉइंट कहलाता है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2 / x1/2 y1 + y2 जिस तरह हम ये फॉर्मूलाज है, तीन फॉर्मूलाज जो पहली एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनको यूज़ करके हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन हम इनको डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। लेट्स सपोज इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर इंटरनल डिवीजन का। हाँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ 10 सही है। 10 का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे 10 में हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है। पी के बारे में ये कह रहे हैं कि पी जो है वो K,7 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये वो पॉइंट है जो लाइन को कट कर रहा है। तो जो पॉइंट लाइन को कट करता है उसको हम एक्स वाई कहते हैं। और हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन है, ए। ए हमें मतलब इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम x1 y1 कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें बी गिवन है जो है 1,2 जिसको हम x2 y2 कहेंगे। तो इनके बीच में जो लाइन है वो है के पी को पी। तो हमें इसमें ना रेशो फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, m/n। तो इसमें इंटरनल डिवीजन का काम होगा, क्योंकि जब भी डिवाइड का जिक्र होगा तो डिवीजन पॉइंट्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हमारे पास x का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1/m+n। और इसी तरह y का फॉर्मूला होता है my2 + ny1/m+n। ठीक है, हमें यहाँ पे ना वैल्यू जो गिवन है वो, ये देखो अगर आप, तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। ये देखो x की वैल्यू गिवन है k के फॉर्म में, और y की वैल्यू गिवन है नंबर के फॉर्म में। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम y का फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि नंबर के फॉर्म में तो यहाँ आ जाएगा 7। हम सिर्फ y का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है, y2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और प्लस n की वैल्यू अगेन अननोन है, और y1 की वैल्यू हो जाएगी ये 9। और अपॉन में m+n अननोन है तो ऐसे ही रहेगा। ये m+n डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7m + 7n हो जाएगा। और ये 2m + 9n। और फिर m की वैल्यूज को अगर अरेंज कर ले तो 2m इधर चले जाएगा और 7n इधर। तो ये हो जाएगा 7m - 2m = 9n - 7n। तो यहाँ से आ जाएगा 5m और यहाँ से आ जाएगा 2n। m/n को अलग करें तो ये हो जाएगा m/n = 2/5। तो हमारा रेशियो आ गया 2 और 5। के की वैल्यू निकालने के लिए फिर एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एम और एन आ चुके हैं हमारे पास, वो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट, ये क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, वो आपने ट्राई भी करने हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया ताकि आइडिया हो जाए आपको। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जब आप सुन लो अच्छे से तो ये भी इनफ होगा। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी से मैं रिकॉल कराऊंगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है, पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो होता है कि जब बहुत सारी लाइंस, जैसे ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने, एक अलग अलग कलर्स की लाइंस हैं, बट सब सारी की सारी लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाती है। अगर दो लाइन एक पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। बट अगर दो से ज़्यादा लाइंस पास हो रही है एक ही पॉइंट से, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होती है। और उसको प्रूफ करने का तरीकेकार सिंपल सा ये है कि हम उसका डिटर्मिनेंट ले लें उस पूरी लाइन का, तो वो जीरो आ जाता है। ठीक है, और फिर सेकंड चीज़ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी भी लाइन को 90 डिग्री से बिल्कुल सेंटर से कट करती है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर अगर आएगा ना, तो कहाँ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ना 90, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन को 90 डिग्री से कट करता है। और इसका फिक्स ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी भी ना लाइन को जो बीच से तो कट करता है 90 डिग्री से, बट सामने वर्टेक्स पे जाएगा नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ट्राइंगल के अंदर मैच करते हैं तो वो ऑर्थो सेंटर बनाते हैं।
सिर्फ एग्जाम, ये सिर्फ आपको थ्योरी के तौर पे याद रखनी है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वही सेम काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाली लाइन के 90 डिग्री तो कट होता है, एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री से लाइन को कट करता है। बट एल्टीट्यूड का ये है कि वो सेंटर में नहीं होगा, बस वो 90 डिग्री बनाना है, कहीं भी हो सकता है। जैसे कि एल्टीट्यूड हमारे पास ये रहा, एल्टीट्यूड देखो ये लाइंस बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, सेंटर में नहीं है। तो एल्टीट्यूड हमारे पास हेल्प करता है, लाइन को 90 डिग्री से कट करता है बस। ठीक है। इसके बाद सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड है। सरकम सेंटर क्या होता है, वो सरकम सेंटर हमारे पास, सरकम सर्किल ये होता है जो सर्किल बाहर बन रहा हो और ट्राइंगल हमारे पास अंदर बन रहा हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, उससे जो सर्किल बनता है वो सरकम सर्किल कहलाता है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सरकम सेंटर कहलाता है। सरकम सेंटर में क्या होता है कि इस सेंटर ओ पॉइंट से लेके सारे वर्टेक्स तक सारे डिस्टेंस बराबर आते हैं। और इसी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो बस ये याद रखिएगा, सरकम सेंटर क्या होता है, वो सर्किल जो ट्राइंगल के बाहर बन रहा हो और उसके सेंटर पॉइंट्स ओ से ए, ये वाला ओ है ना, इस ओ से ए, इस ओ से बी और ओ से सी तीनों बराबर आएंगे डिस्टेंस की फॉर्म में। ये याद रखिएगा। इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी एंगल को बिल्कुल हाफ कट कर दे, तो एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से जो बनता है सर्किल वहां पास, वो बनता है इन सर्किल। और इन सर्किल मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्किल बन रहा होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया फिलहाल, बट ये आपको यूज़ नहीं करना क्योंकि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं आ रहा, बट फॉर्मूला देख लीजिएगा। फिर जो हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस का ताल्लुक सिर्फ ये है कि वो एक पॉइंट से निकलेगा, जैसे यहाँ से मीडियन निकलता है और सामने वाली लाइन पे जो जाएगा ना मीडियन, वो हमेशा सेंटर में जाएगा। यहाँ पे सेंटर होना जरूरी है। ठीक है। तो इस तरह तमाम वर्टिसेस से निकल के सामने वाली लाइन के सेंटर तक जो पॉइंट जाएगा वो कहलाता है मीडियन। अब ये जो सारे मीडियंस है ना, इन सब मीडियंस को जब पास होते हैं तो किसी एक सेंटर पॉइंट से पास होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इनकी भी होती है। तो ये जो सेंटर कहलाता है ये कहलाता है सेंट्रॉइड, और इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y के लिए वही y1 y2 और y3। ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी थी जो आपको एक दफ़ा गो थ्रू करनी थी, जिससे आपको आसानी हो जाती। हाँ, तो मैं क्वेश्चन पे आपसे बात कर रहा था कि 10 11 12 और 16 ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें 18 भी इम्पॉर्टेंट ही है। हाँ, 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है पेपर में, इस दफ़ा के लिए बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो 12 में ये क्या है कि PQR ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कॉर्नर्स दे दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। इसका मतलब एक ट्राइंगल बन रहा होगा, उस ट्राइंगल का, ट्राइंगल के अंदर जो सेंटर पॉइंट है उसके सारे डिस्टेंस बराबर आ रहे होंगे। इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो इसमें कुछ इस तरह से है। इसमें ये दिया हुआ है हमें कि ये वर्टिसेस दे दिए A, B और C, और इसका सेंटर बता दिया। तो हम, ये सेंटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम इसको लिख सकते हैं x, y। तो हम O से A डिस्टेंस जो निकालेंगे, और O से C डिस्टेंस जो निकालेंगे, और O से B जो डिस्टेंस निकालेंगे, वो इक्वल आएगा, बिकॉज ये क्या है हमारे पास, सेंटर है। ठीक है। ये सरकम सेंटर है, तो इसमें रेडियस, ये रेडियस बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। तो O से A डिस्टेंस को हम पहले कंपेयर करेंगे O से B से, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी XY की फॉर्म में। फिर अगेन ओ से सी कंपेयर कर लेंगे, तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, स्क्वायर लगा के करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से ये प्रूव होगा, काम बहुत लेंदी नहीं है, मैं इसका PDF शेयर कर लूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट देके ना इक्वेशन कराता हूँ सॉल्व में आपको। ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में आपको पता है ना कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की लाइन है, और ये लाइन हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है। सही है। अब कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर y मस्ट बी जीरो, y की वैल्यू जीरो होती है। और जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर कोई हमसे कह जाए x इंटरसेप्ट निकालो, तो x इंटरसेप्ट निकालने का मतलब है आप y को जीरो पुट करोगे और फाइंड करोगे x की वैल्यू।
और अगर आपसे कहा जाए वाई इंटरसेप्ट निकालो, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे? पुट करोगे एक्स की जगह 0 और वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो ये काम हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को, वो एक्सिस की बात होती है। तो ये जो क्वेश्चन था ना इसमें गिवन है कि एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, वो कट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को। तो एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसमें ये बता रहे हैं कि ये लाइन को कट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस से। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, और ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द रेशियो। अब अगर यहाँ से कट हो रहा है, एक दफ़ा यहाँ से कट हो रहा है, जब यहाँ से कट हो रहा है तो हम इसको ए कह रहे हैं और इस पॉइंट को हम बी कह रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब जब लाइन कट हो रही है ए से, तो ए से कट होते हुए लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसका पहला पोर्शन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पोर्शन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं पी से क्यू की बात करूँ तो ये एम का हिस्सा हो जाएगा बड़ा वाला, और ये हिस्सा एन का हो जाएगा। कब? ऑन एक्स एक्सिस। और जब वाई एक्सिस से लाइन कट होगी तो ये कटिंग पॉइंट हो जाएगा ऑन वाई एक्सिस। तो अब रेशो चेंज हो जाएगा। वो रेशो क्या चेंज होगा? अब जो ये हिस्सा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला, अब छोटा हिस्सा एम का हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है वो एन का हो जाएगा। ठीक है, हमें पी और क्यू गिवन है, वो मैं लिख लेता हूँ। पी की वैल्यू गिवन है -8, 10, और क्यू की वैल्यू गिवन है -6, -4। तो हमें ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, हमेशा पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। जब भी पॉइंट्स गिवन होंगे ना, 16, जब भी पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम पॉइंट्स को पहले लेट कर लेंगे। पहला पॉइंट पी है, तो उसको हमने कह दिया -8, -8, 10 जो है वो है x1 y1, और क्यू जो है वो हो जाएगा x2 y2। ठीक है, हमें ना इसमें रेशो फाइंड करना है, m/n। ऑन एक्स एक्सिस अलग फाइंड करना है, ऑन वाई एक्सिस अलग फाइंड करना है, और दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, तो दो रेशो फाइंड करने हैं। तो इस तरह का पेपर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अभी ऐसे तो आपका मिड है उसमें भी। तो इसमें सबसे पहला काम हमें ये करना है कि फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम मेंशन करेंगे हम किसके लिए कर रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि वाई की वैल्यू 0 होती है। तो हम वाई का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। वाई का फॉर्मूला हमें पता है, वाई इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। वाई की वैल्यू क्योंकि 0 है तो वाई की जगह 0 आ जाएगा। x1 की वैल्यू आपको पता है -8 है, x2 की वैल्यू -6 है, और y1 की वैल्यू 10 है, तो y2 की वैल्यू -4 है। हम y का यूज़ करें तो यहाँ पे y की वैल्यू रहेगी। तो m ऐसे ही रहेगा, y2 की वैल्यू है -4, प्लस n ऐसे ही रहेगा, y1 की वैल्यू है 10, अपॉन में m+n है। m+n जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 0 लिख देंगे इधर। ये हो जाएगा -4m प्लस का 10n, और -4m उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 10n अपनी जगह मौजूद है। हमें m/n निकालना होता है, तो m/n हो जाएगा। तो इसका मतलब है 4 शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे, तो 10 के नीचे 4 आ जाएगा। कैंसिलेशन करेंगे तो 5, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि m की वैल्यू बड़ी आ रही होगी, तो वो बड़ी ही आई थी। अब आप जब सॉल्व करोगे वाई एक्सिस के लिए, तो सेम काम करना है आपने, बस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे? ऑन वाई एक्सिस आप क्या करोगे? एक्स की जगह 0 रखोगे और एक्स का फॉर्मूला यूज कर लोगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बस पहली एक्सरसाइज में हमें ये सब चीज़ें देखनी है। पहली एक्सरसाइज से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पूछे जा सकते हैं। और लॉन्ग वाला प्रॉब्लम करो तो आप टेक्स्ट करके पूछ लिएगा। ये एक सेंटर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, वो देख लिएगा, बट पेपर में उसके बारे में जिक्र नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप। ये स्लोप करके मैं इक्वेशन कराऊंगा, देन आई गेस इनफ होगा आपके लिए। स्लोप स्लोप क्या होता है? जब कोई भी एक्स एक्सिस से एंगल चेंज होता है वाई एक्सिस की तरफ,
तो वो स्लोप कहलाता है ना। स्लोप आपके पास जिसको ढलान भी कहते हैं हम, ठीक है। स्लोप के कॉन्सेप्ट को बहुत सारी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही एक्स एक्सिस से मूव होगा, अब स्लोप का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना। तो एलिवेशन जिसमें होगी वो स्लोप कहलाता है। तो इसलिए स्टेयर्स हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होती हैं स्लोप्स के लिए, ठीक है। तो स्लोप हमारी एग्जाम्पल में सबसे सबसे अच्छी एग्जाम्पल उसमें स्लोप में हमारे पास स्टेयर्स की होती है, सीढ़ियों की, ठीक है। अब स्लोप को अगर सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम डेरिवेटिव भी पढ़ चुके हैं, स्लोप का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और वाई मतलब ऊपर आता है, चेंज ऑफ वाई ऊपर आता है और चेंज ऑफ एक्स नीचे आता है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास बनता है, यह है स्लोप का फॉर्मूला। एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे दो, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। जो अभी हमने पढ़ा है कि हर पॉइंट को एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वही पॉइंट्स हैं। इसमें हम इसको हम जब चेंज फाइंड करेंगे वाई का और एक्स का, तो ये स्लोप कहलाता है, ठीक है। अब पॉइंट का ऊपर होना जरूरी है, तो एक्स एक्सिस की बात करें, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि ये वाला केस है, ये वाला केस है, इसमें अगर आप देखो तो पॉइंट तो ऊपर मूव ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मूव ही नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में स्लोप तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऑन एक्स एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो। ये स्लोप तो होगा बट स्लोप जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। फिर सेकंड केस है जिसमें हमारे पास स्लोप की कंडीशन गिवन है, ये। अब इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन जो है वो, ये भी स्लोप होता है, बट ये ऊपर तो ऑब्जेक्ट मूव करे, बट इस पे चलना मुश्किल है। दीवार, सीधी दीवार पर हम चल नहीं सकते, तो ये बहुत ज्यादा स्लोप है। तो ये हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब हम इसकी जगह वन अपॉन जीरो यूज कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस पे स्लोप जीरो होता है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये स्लोप की बेसिक सी डेफिनेशन और बेसिक सी थ्योरी थी इसकी। और अगर हम बात करें स्लोप की कंडीशन पे, अगर दो स्लोप आपस में पैरेलल हों, या आपस में पैरेलल है ना, तो अगर दो स्लोप आपस में पैरेलल हों, साथ साथ जा रहे हो, भले साइज में डिफरेंट हो, वो मसला नहीं है, तो वो दो स्लोप हमेशा इक्वल आएंगे। उनका डिस्टेंस, मतलब वो उनकी जो वैल्यूज आएंगे ना, जो आंसर m1 का आएगा वही m2 का आएगा। ये फिक्स होता है। और इसी के अपोजिट, अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब बस 90 डिग्री बन रहा है उनके बीच में, एक ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस तरह ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी कंडीशन होगी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू माइनस वन। ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे आगे डेरिवेटिव में सब जगह इसका कहीं ना कहीं यूज़ रहा है। तो स्लोप्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपके पास कंडीशन आती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू माइनस वन। अगर पैरेलल होते हैं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं। इस एक्सरसाइज से फिलहाल कुछ नहीं आएगा, तो आप इसको रहने दिएगा भले। और अगर देखना भी हो तो आपको किसी भी इक्वेशन आपको गिवन हो, ये तो स्लोप हमने फाइंड करे जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाए, लेट सपोज इफ इक्वेशन इज गिवन ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन है ना, इसका स्लोप निकालना हो तो हमें डेरिवेटिव आता है, क्योंकि तो उस डेरिवेटिव की हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं। y हमारा फंक्शन होता है, x हमारा वो वेरिएबल है। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव जो है वो वन होता है, तो यहाँ से वे बचेगा। p हमारा कांस्टेंट है और y को फंक्शन है, तो फंक्शन को डेरिवेट करते हैं तो वो dy अपॉन डी एक्स आ जाता है। और ये कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो यहाँ बचा b dy अपॉन डी एक्स और प्लस ए, प्लस का ये उधर शिफ्ट करें तो माइनस ए, और डिवाइड करेंगे b, तो स्लोप का फॉर्मूला बन गया। अगर किसी इक्वेशन से हमें स्लोप निकालना है तो वो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। माइनस ए अपॉन बी हमारा स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा जब हमें इक्वेशन दी जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो, जैसे लेट सपोज 3x प्लस 5y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इसका स्लोप निकालना हो तो ये वैल्यू जो है एक्स वाली, ये कहलाती है ए, और जो वाई के साथ होता है वो कहलाता है बी। तो इसका स्लोप हो जाएगा सिंपली माइनस थ्री अपॉन फाइव, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसके ये वाली कॉन्सेप्ट है। तो अगर मुझसे कहा जाए, जैसे लेट सपोज एक इक्वेशन, मैं इसको हटा के थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फाइंड द स्लोप ऑफ, फाइंड द परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ 3x माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो। हमें इस इक्वेशन का ना परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ये जो इक्वेशन गिवन है इसका स्लोप निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका स्लोप कैसे आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा
एम इज इक्वल्स टू, इसमें ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू -2 है, तो स्लोप हो जाएगा -3/-2, मतलब 3/2। तो ये तो m1 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कंडीशन हमने अभी देखी, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी? अगर मुझे परपेंडिकुलर कंडीशन जब भी जिक्र होगा परपेंडिकुलर का तो उस कंडीशन याद आ जाएगी। वो होती है m1 × m2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि हमें m1 की वैल्यू पता है तो m1 की जगह आ जाएगा 3/2 × m2 इज इक्वल टू -1। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह सिंपली एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह का, कि जिसमें हमें सिर्फ स्लोप निकालने को दिया जाए और अगर इक्वेशन गिवन हो उसकी परपेंडिकुलर कंडीशन की, तो हम इस तरह स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इन्हों मैं फास्ट जा रहा हूँ बट चीज़ें भी कवर करनी है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज कर लिएगा, मैं आपके म्यूट करके ही रखिएगा बाकी चीज़ें, तो कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशंस पे ना। वही स्लोप का फॉर्मूला यूज़ किया, और स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करके मैं इक्वेशंस पे बात कर रहा हूँ। हमारे पास पहली पहली कंडीशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। इसका मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, तो इक्वेशन हम इस तरह निकालेंगे। इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन में एक्स और वाई को ऐसे ही रखेंगे। कभी भी जब भी वर्किंग करेंगे एक्स और वाई हमारा ऐसे ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पुट होते हैं, x1 और y1 और m की वैल्यूज पुट होती हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी प्रूव भी करके वर्किंग की हुई है। इसमें हमने पॉइंट स्लोप 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 इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट क्योंकि इक्वेशन का काम कर रहे हैं तो एक्स 0 नहीं रखेंगे, हम पॉइंट को 0 रखेंगे, मतलब एक्स वाला पॉइंट। तो एक्स वाला पॉइंट हमारा x1 था, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो x1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया। x1 की जगह 0 पुट कर दो, इक्वेशन बन गई y = mx + c। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमें y का इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन होगा। फिर 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसकी दो कंडीशन है। एक तो डिटर्मिनेंट ले लें, x y1 लिखें, x1 y1 मतलब पहला पॉइंट पुट करें, और वन ऐसे लिख दें, x2 y2 मतलब सेकंड पॉइंट पुट करें, और फिर डिटर्मिनेंट ले लें तो आंसर आ जाएगा। फिर हमारी जो एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमें ऐसी पॉइंट दिए जाएंगे जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का हम जिक्र मैं पहले भी वैसे कर चुका हूँ। टू इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है ऐसी लाइन जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों से पास हो रही हो। और उसकी कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एक लाइन है जो इससे पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है और यहाँ से भी पास हो रही है, तो ये यहाँ पे कहलाता है वाई इंटरसेप्ट और इधर कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। नहीं कोई मसला नहीं है, इसका मैं पूरा पीडीएफ भेजूंगा ना बेटा, तो आप सॉल्यूशन देख पाओगे आराम से। इस पूरे का पीडीएफ, और मैं इसको शायद रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो उसकी हो सकता है मैं वीडियो भी भेज दूँ। ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को ए कह रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को बी कह रहे हैं। उससे हेल्प से इक्वेशन बनाइए, तो वो x/a + y/b = 1, ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है 7.3 के, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। x/a + y/b = 0, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन है, इसको रहने दिएगा, ये फेडरल बोर्ड की बुक थी, वहाँ पे जब पढ़ाते हुए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो साथ ही टेस्ट हो गया। इसके ना मैंने हिंट्स लिखी हुई हैं सारे क्वेश्चन की ना, तकरीबन ना समझाने के लिए। फिर एक आध क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहले से रिड्यूस वाला फिलहाल रहने दे। इक्वेशन 7, क्वेश्चन नंबर 7 से बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले क्वेश्चन देख लिएगा लाजमी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस इस तरह के। ठीक है। और ये भी देख ही लिएगा, सिंपल, ये इसको रहने दें, लिखिए तो बहुत आसान सा। तो ये जो क्वेश्चन है 8 9 10 11, इनको लाजमी देख लिएगा। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है हमें। और हाँ, ये भी है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। वो जो ट्राइंगल की साइड्स होती है ना, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं।
तो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, इसकी ना साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। हमें ना इक्वेशन निकालनी है तीनों साइड्स की ना। तो पहली साइड हमारी ये वाली हो जाएगी, दूसरी साइड हमारी ये वाली हो जाएगी और तीसरी साइड हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इन तीनों साइड्स की इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह ए से बी की एक इक्वेशन निकालेंगे, बी से सी की एक इक्वेशन निकालेंगे, सी से ए की। ए और बी हमारे पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे टू पॉइंट फॉर्म। हम यहाँ पे यूज कर लेंगे टू पॉइंट फॉर्म, ए से बी के लिए, बी से सी के लिए और सी से ए के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस तरह की है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ इसकी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एक पॉइंट है -1,2 और दूसरा 9,2, इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा ना, इसका सेंटर, ये सेंटर होगा। तो हम सेंटर कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सेंटर निकालेंगे, और सेंटर निकालने के बाद इस लाइन का स्लोप निकालना होगा हमें, जो m1 कहलाएगा। और फिर इसकी परपेंडिकुलर कंडीशन है m2। तो इस जो हमें लाइन फाइंड करनी थी ना, वो इसके बारे में इक्वेशन फाइंड करनी थी इसकी। तो इसलिए हमने इसका मिड पॉइंट निकाला ताकि एक पॉइंट आ जाए और स्लोप आ जाए, तो हम इस तरह परपेंडिकुलर फॉर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, 9 वाला। 9 में क्या कहा हुआ है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल टू वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो मैंने पहले ही कहा था, जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों का जिक्र हो, तो एक्स इंटरसेप्ट ए होता है और वाई इंटरसेप्ट बी होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/b। तो इसका मतलब इक्वल टू, तो कंडीशन गिवन है ए इज इक्वल टू 1/b। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट भी गिवन है इसमें। एक पॉइंट जो गिवन है वो है वो 2, -1। पॉइंट हमें जो गिवन है इसमें 2, -1 पॉइंट है हमारे पास। इसका मैं, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x/a + y/b = 1। ठीक है, x/a y/b = 1। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू तो पता नहीं, a की वैल्यू पता है, वो 1/b है। तो हम यहाँ पे a की जगह पुट कर देंगे 1/b, प्लस y/b ऐसे ही रहेगा, = 1। ये डिवाइड का b है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो bx + y और अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b² x + y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फिर डिवाइड का x वहाँ जाके डिवाइड का b उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b² x + y इज इक्वल टू b। इसके बाद हमें b का वैल्यू पता चल जाए तो इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें b की वैल्यू निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा x की जगह पे 2 और y की जगह पे -1। तो x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो b² ऐसे ही रहेगा, x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस y की जगह -1 इज इक्वल टू b ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2b² -b -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b²। 2 × 2, तो 2 के टेबल में 2 ही कब आता है? 2 × 2 ही आता है। तो इस तरह मैंने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। तो इधर से 2b कॉमन निकला, b-1 हो जाएगा। इधर से 1 कॉमन निकलेगा, b-1 हो जाएगा। इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है b-1 और दूसरा आ रहा है 2b+1। आइदर और करें तो b का आंसर आ रहा है 1 और यहाँ से b का आंसर आ रहा है -1/2। बस हमें इस वैल्यू को उठा के पुट करना है कहाँ पे? हमें इसको पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन पहले 1 बना दो आप, पुट कर दो b की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1। और सिमिलरली बी की वैल्यू उठा के -1/2 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये x + y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी पहली इक्वेशन। और जब पुट करेंगे एक्स बी की जगह -1/2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x+4y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2, 2 टू टू द 4। तो इक्वेशन बन जाएगी x+4y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के, जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसका मैं सॉल्यूशन को थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ ताकि ये अलग ही रहे। ठीक है, तो इस तरह हम इसका कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, ये रेसिप्रोकल का करा दिया मैंने। अगर आप देखो 10 में भी ऐसे ही जिक्र है, 9 में भी ऐसे ही जिक्र है। 9 में कहा हुआ है, नहीं 10 में कहा हुआ है सम ऑफ इंटरसेप्ट। सम ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब है, सम का मतलब होता है प्लस, इंटरसेप्ट का मतलब है ए और बी। तो ए और बी को प्लस करें तो बराबर होता है 3 के। यहाँ से बी की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, वो पुट कर देंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले में। 11 में कहा हुआ है ट्वाइस, मतलब डबल है। डबल का मतलब क्या, वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस, मतलब पहले वाई इंटरसेप्ट का जिक्र है तो पहले बी लिख दिया इज इक्वल टू 2 है। तो ये कंडीशन पुट करके आप इस इक्वेशन को